हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की सीरीज हम 1999 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यासीन ब्रदर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग December 31st 1998। ठीक है, कैश हमारे पास यहाँ पर 49,194 रुपीज़ है। अकाउंट पेबल्स इज 15,360। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है हमारे पास 24,400। इक्विपमेंट है 20,780। परचेजेस हैं 93,800। सैलरीज एक्सपेंस 18,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 6,000। सेल्स डिस्काउंट 3,198। सेल्स रेवेन्यू 2,30,000। परचेज रिटर्न 3,200। अकाउंट्स पेबल 70,695। कमीशन इनकम और ये तमाम चीज़ें हमारे पास कैपिटल वर्क ड्राइंग्स और ये तमाम बिल्डिंग्स रेंट वगैरह गिवन है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। ठीक है, सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे हैं एक्यूरेट सैलरीज। ठीक है, एक्यूरेट सैलरीज जो कि 5,000 है। फिर है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो 4,000 है। ठीक है, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग ₹16,000। फिर कमीशन इनकम रिसीवेबल ₹4,300। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 20%। ठीक है, अलाउंस फॉर बेड डेट्स है 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, 5% अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, अलाउंस फॉर बेड डेट्स। अब ये जो एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ये इसकी हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आप बनाओ तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा आसानी से आपको पता चल जाता है कि कौन से आइटम का अफेक्ट इनकम स्टेटमेंट पे आना है और बैलेंस शीट पे किस तरफ आना है। ठीक है, जैसे अगर एक्यूरेट सैलरीज है, यहाँ पे हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है, तो अगर आपको पता हो एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह बनाते हैं, तो अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे तो ये क्या बनेगी, एक्यूरेट सैलरीज का मतलब सैलरीज पेबल। ठीक है, तो सैलरीज पेबल बनेगी, सैलरीज पेबल और सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और सैलरीज पेबल डेबिट हो जाएगा। अब ये जो सैलरीज एक्सपेंस है ना, ये जाएगा कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट, जहाँ पे आप जो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के आइटम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सैलरीज एक्सपेंस जाएगा आपके इनकम स्टेटमेंट में और सैलरीज पेबल जाएंगी आपकी लायबिलिटी की साइड पे। ठीक है, अकाउंट्स पेबल और ऐसी चीज़ों के साथ। ठीक है, ऐसे आइटम्स के साथ, क्योंकि एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर तो यही रहता है कि जब भी आप जो सप्लीमेंट्री डेटा है फॉर एडजस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन गिवन, ये जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई होती है, इनकी आप पहले एडजस्टिंग एंट्रीज कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर आपको नहीं पता कि एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है और किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, एडजस्टिंग एंट्रीज जो महीने के एंड में कुछ ऐसी एंट्रीज ऐसी ट्रांजेक्शन अकर्ड होती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं, लेकिन वो इसी महीने अकर्ड होती हैं। तो एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, जिसके तहत जो है हमें अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को उसी महीने ही उनको रिकॉर्ड करना है जिस महीने वो इनकर्ड हुए हैं। ठीक है, इनकर्ड हुए यानी कि नजर आए। और इसको हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इससे दूसरी टाइप होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम तभी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब कैश की ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे हम एक्रूअल बेसिस पे भी चल रहे होते हैं, यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जितनी भी एंट्रीज देखो तो वो नॉन कैश होती हैं। ठीक है, जैसे एक्रूअल सैलरीज हो गई 5,000। ठीक है, अब ये क्या होता है कि देखें, एडजस्टिंग एंट्री होती है 4 तरह की। ठीक है, एक में आप जो है एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हो एक्सपेंस में। ठीक है, क्योंकि महीने के फॉर एग्जांपल महीने के स्टार्ट में आप कुछ स्टेशनरीज लेकर आए। ठीक है, अब स्टेशनरीज महीने के एंड में कुछ खत्म हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये की लेकर आए थे, 50 रुपये की खत्म हो गई, तो आप 50 रुपये का आप इसको क्या डिक्लेयर करोगे, एक्सपेंस डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो ये तो आपने कर दिया एसेट्स को कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस में। दूसरे होते हैं हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस भी जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, अब ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड इस महीने होते हैं लेकिन वो पेबल नेक्स्ट महीने होते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी एम्प्लॉयज जो है वो आपसे सैलरी नहीं मांग रहे इस महीने। ठीक है, या वो कह रहे हैं कि भाई हमें नेक्स्ट महीने इस महीने की सैलरी नेक्स्ट महीने दे देना। ठीक है, तो क्या आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ये रिकॉर्ड करोगे कि भाई इस महीने कोई सैलरी नहीं देनी है, नेक्स्ट महीने डबल देनी है। ठीक है, नहीं, इसी महीने की सैलरी जो है वो इसी महीने ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, फिर आप इसको किस तरह रिकॉर्ड करोगे, अगर आपने सैलरी पे नहीं की तो इसका मतलब आपके ऊपर पेबल है, तो आपको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो अकाउंट्स सैलरीज पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी और सैलरीज एक्सपेंस जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
तो दूसरी एडजस्टिंग एंट्री ये होती है। एक एडजस्टिंग एंट्री में आप क्या कर रहे होते हो कि आप जो है एसेट को कन्वर्ट कर रहे होते हो एक्सपेंस में, क्योंकि वो एसेट जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। जैसे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होते हो, एक जो तीसरी एडजस्टिंग एंट्री बनती है, यानी कि जो तीसरी टाइप है हमारी एडजस्टिंग एंट्री की, उसमें आप जो आपकी लायबिलिटीज है उनको आप रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पैसे देकर गया और बदले में आपने उसको सर्विस नहीं दी, तो आपके लिए जो पैसे आए वो आपके लिए अनअर्न्ड सर्विस होगी। फिर जब आपने उसको सर्विस दे दोगे महीने, फॉर एग्जांपल महीने के शुरू में आपने ये अपनी अकाउंटिंग बुक्स पे अनअर्न्ड रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे मिल गए लेकिन आपने सर्विस नहीं दी बदले में, तो आपकी यहाँ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अनअर्न्ड एज अ रिकॉर्ड हो गया, अनअर्न्ड सर्विस, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक अर्न नहीं किया लेकिन आपको पैसे मिल चुके हैं। तो जब आप सर्विस दे जाओगे तो फिर आप अनअर्न्ड को जो है वो डेबिट कर दोगे और सर्विस रेंडर्ड अर्न जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपने अपनी लायबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया अपने रेवेन्यू में, ठीक है। फिर एंड में आपके पास आता है अक्रूड या अनकलेक्टेड रेवेन्यू। ये वो रेवेन्यू होते हैं जो कि आप कलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर जो है वो सेकेंड ईयर में एक टॉपिक आएगा आपका जिसका नाम होगा कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। उसमें अक्सर एक एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं अक्रूड सब्सक्रिप्शन। अब ये अक्रूड रेवेन्यू या अनकलेक्टेड रेवेन्यू जो होता है, इसकी ये एंट्री बनती है कि ये जो है बेसिकली आपका रिसीवेबल होता है, ठीक है, यानी कि आपको ये मिलना होता है अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, मतलब मिला नहीं होता है, आपने ये कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो जैसे आपने क्या कहते हैं, हाँ, जैसे आपके रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, ये आपने अभी तक मतलब इनकी आपको अभी तक कैश नहीं मिला होता, आपके हैंड में कैश नहीं होता, ठीक है, आप इसको जो है एज अ रिसीवेबल लिखते हैं। फिर जब आपको जो है वो रिसीव्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर आप उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो चौथी एडजस्टिंग एंट्री होती है, ठीक है। तो चलें हम इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूरा मतलब लिखा हुआ है सारी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आप क्या लिखते हो, सेल्स, आपको कितनी सेल्स हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्स ढूंढेंगे, तो यहाँ पर सेल्स आपको मिलेंगी, सेल्स रेवेन्यू ये रहा। जो भी आप जो क्या कहते हैं आइटम यहाँ पर नोट करते जाएं, उन्हें आप जो है वो इस तरह अंडरलाइन कर लें ताकि आसानी होगी कि आपको पता चल जाएगा ये आइटम आपने नोट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है, सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ है 2,30,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे, तो ये आ गई हमारी सेल्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि सेल्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या क्या चीज़ें लेस होंगी, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ठीक है, और इक्विपमेंट हैं, ये रहा परचेजेस, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो है उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे है सेल्स डिस्काउंट, अगर आप यहाँ पर देख पाएँ लिखा हुआ है सेल्स और डिस्काउंट, ठीक है, कितना 3,198 का, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट यहाँ पे। तो ये जो सेल्स डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों लेस होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, समझो आपके पास कंप्यूटर है, आप जाके उसको बेच कर आए, ठीक है। आप जब बेचने गए तो जो बंदा आपसे खरीद रहा था उसने बोला कि भाई मैं इसके, फॉर एग्जांपल आप उसको 5,000 में बेच रहे हो, ठीक है। उसने कहा कि भाई मैं 50,000 में बेच रहे हो आप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं आपको 50,000 नहीं दूंगा, आप मुझे डिस्काउंट दें कुछ। तो आपने उसको डिस्काउंट दिया, कितने का, लेट्स सपोज 5,000 का दिया आपने उसको डिस्काउंट, ठीक है। तो आपके पास कितने मिले आपको 45,000, ठीक है। तो आप क्या कहोगे अपने दोस्त से कि मैंने सेल्स 50,000 की, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जिसके वजह से आप कहोगे मैंने सेल्स कितने की 45,000 की थी, लेकिन मैंने सेल्स डिस्काउंट दिया कितने का 5,000 का, तो जिसकी वजह से हम इसको लेस करते हैं, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। जो कि कितने का है हमारे पास सेल्स डिस्काउंट
3198, ठीक है, 3198, ठीक है। तो ये आपकी नेट सेल्स कितनी हो जाएंगी? इसके लिए आप माइनस कर लेते हैं इसमें 2,30,000 माइनस 3,198, ठीक है, 1000 माइनस, तो ये कितना आ गया? 2,26,802, 2,26,802, 2,26,802, ठीक है। तो हमारी नेट सेल्स आ गई, ठीक है, 22,6,802 नेट सेल्स आ गई हमारी। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करेंगे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बताता है कि आपने जो सेल्स की हैं, ठीक है, वो आपको कितने का पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कंप्यूटर आपने लिया था तो कंप्यूटर आपको पड़ा था कुछ 30,000 का, ठीक है। तो जब आपने उसको बेच दिया कंप्यूटर को 45,000 का, तो आपका कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप कैसे कंप्यूट करोगे? आप पहले कितने का आपने लिया था? फॉर लेट्स सपोज कि आपने 20 का लिया था, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए? 30, 40, 45, तो आपके पास ये 25,000 का, सॉरी 15,000 का, ठीक है। 20 का आपने लिया 30 और हाँ सॉरी 25 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अगर कोई आपका दोस्त आके बोलता है कि भाई तुमने तो लैपटॉप बेच दिया, ठीक है, और तुम्हें 45,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप जो इसको बोलोगे नहीं मुझे 45,000 मुझे ना 45,000 का प्रॉफिट तो नहीं हुआ, वो बोलेगा किसे आपने तो 45,000 का बेच दिया लैपटॉप। तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ जो मुझे ये जो ये मुझे जितने का पड़ा वो भी तो माइनस करो ना, मुझे तो ये 20 रुपये मतलब 20,000 रुपीज का पड़ा था। तो जब आप 20,000 रुपीज माइनस करोगे 45 में से, तो आपके पास बचेगा 25,000, ठीक है। तो 25,000 आपका प्रॉफिट हुआ और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुई? 20,000, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस क्या करते हैं, पहले परचेज करते हैं, फिर परचेज डिस्काउंट भी देते हैं, तो फिर उसकी जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी वो हो जाती है, मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको ये तमाम चीजें उसमें से ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हर बिजनेस के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है बची कुची, ठीक है, जो कि पिछले ईयर की एंडिंग होती है लेकिन नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग होती है, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री में क्या करती है, वो फिर इन्वेंट्री डायरेक्ट बेच नहीं देती है कंपनी क्या करती है, उसमें कुछ जो नई इन्वेंट्री है वो भी पहले बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, या फिर नई कहीं से इन्वेंट्री परचेज करके उसमें मतलब ऐड कर देती है। अब वो जब लेकर आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो परचेज में से कुछ इन्वेंट्री जो लेकर आई है वो उसमें से कुछ इन्वेंट्री में फॉल्ट निकला, ठीक है, या तो फिर वो खराब हो गई, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है कि वो वापसी करा देती है, ठीक है। ये CSGO का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सॉरी COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या करती है कि वो इन्वेंट्री उसके पास बची कुची पड़ी हुई होती है पुराने साल, मतलब पिछले ईयर की, जो अब इस ईयर की जो ओपनिंग है, इस ईयर की ओपनिंग पिछले ईयर की एंडिंग, फिर उसमें परचेजेस जो और इन्वेंट्री लेकर आती है कंपनी, ठीक है। तो वो उसमें जो बिगिनिंग इन्वेंट्री उसमें एड अप हो जाते हैं, फिर कुछ डिफेक्ट्स निकलते हैं जो परचेजेस होते हैं, तो फिर वो परचेज रिटर्न भी होता है, ठीक है। फिर आखिरी में जब सेल्स हो जाती हैं तो कुछ इन्वेंट्री बच भी जाती है, ठीक है, जो कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो बच जाती है हम उसको COGS में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो बिकी ही नहीं, ठीक है। हम COGS किसका निकालेंगे? वो इन्वेंट्री का जो कि बिकी, ठीक है, उस इन्वेंट्री का तो नहीं निकालेंगे ना जो कि नहीं बिकी, और जो बच गई वो नहीं बिकी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको इन्वेंट्री एट द एंड को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, के जो इन्वेंट्री बची कुची इन्वेंट्री पुराने साल की बची कुची इन्वेंट्री कितनी थी, जिसको हम अभी न्यू ईयर में लेकर आए हैं, ठीक है।
तो हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री और ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 24,400, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने कुछ परचेजेस किए या परचेज रिटर्न वगैरह किए या नहीं किए, ठीक है। तो कंपनी ने बेशक परचेजेस किए हैं, कितने 93,800 के 93,800 के परचेजेस किए, ये भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। परचेजेस कितने 93,800, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर कोई परचेज डिस्काउंट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इसमें ऐड होगी या लेस होगी। तो ये रहा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है वो यहाँ पे हमारा लेस होगा, क्योंकि वो ये परचेज हम वापसी करा के आए, तो ये परचेज इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। कितना 3,200 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज रिटर्न कितने का 3,200 का, ठीक है। ये हमारी अमाउंट आएगी नेगेटिव में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल कितनी इन्वेंट्री या कितना मर्चेंडाइज है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कितने का मर्चेंडाइज हमारे पास अवेलेबल है सेल्स के लिए। तो पुराना जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, पुराना मर्चेंडाइज जो पड़ा हुआ था वो मतलब पिछले साल का वो था 24,400, ठीक है। और जो हम नए परचेजेस करके लेकर आए तो हमारा मर्चेंडाइज बढ़ गया, वो कितने का बढ़ा 93,800, ठीक है। फिर उसमें से हमने कुछ मर्चेंडाइज वापसी कर दिए अपने सप्लायर को, ठीक है। कितने के किए 3,200 के। तो हमारे पास टोटल मर्चेंडाइज कितना है जो कि रेडी है सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो है कितने का, हम यहाँ पे कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं कि कितने का बिका, वो सेल्स रेवेन्यू की वाली बात है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें कि हम लोगों को कितने का पड़ा वो जो हमने बेचा आगे, ठीक है। तो कॉस्ट और प्राइस में यही फर्क होती है। कॉस्ट यानी कि अगर मैं पूछूं कि इसकी क्या कॉस्ट है, यानी कि तुम्हें कितने का पड़ा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये मुझे 30,000 का पड़ा। मैं बोलूंगा ये कितने मतलब इसकी प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे 40,000। तो इसका मतलब 40,000 में आप बेच रहे हो, लेकिन आपको जो ये 30,000 का पड़ा, 10,000 बीच में आपका क्या है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये आ गई टोटल इन्वेंट्री जो कि हम लोगों को पड़ी, कितने की पड़ी हमने टोटल इन्वेंट्री 1,15,000, ठीक है। 1,15,000, ठीक है। ये आ गई टोटल इन्वेंट्री। अब यहाँ पर एक ऐसी इन्वेंट्री है, मतलब कुछ ये जो 1,15,000 की टोटल हमारे पास इन्वेंट्री थी, लेकिन ये पूरी की पूरी सेल नहीं हुई। 1,15,000 की इन्वेंट्री पूरी की पूरी इन्वेंट्री यानी कि पूरा 1,15,000 वाली इन्वेंट्री सेल नहीं हुई, बल्कि मर्चेंडाइज जो कि एंड में, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो मर्चेंडाइज जो है वो एंड में हमारे पास कुछ बच गई। अब जो बच गई वो तो जाहिर सी बात है वो तो सेल नहीं हुई है ना, तो मैं तो उसको इसमें से निकाल दूंगा, वरना ये जो है हमारी ग्रोस प्रॉफिट को डिस्टोर्ट कर देगा, यानी कि उसको मिस रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि वो जो बच गई इन्वेंट्री वो सेल नहीं हुई, तो मैं उसकी कॉस्ट क्यों रिड्यूस करूंगा अपने सेल्स से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मर्चेंडाइज जो एंडिंग है उसको हम लेस कर देंगे, ठीक। तो मर्चेंडाइज एंडिंग हमारे पास कितनी है, ये हमें यहाँ मिलेगा एडजस्टिंग में। तो क्लोजिंग हमारे पास है 16,000 की, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डाइज इन्वेंट्री, यहाँ पे मैं एंडिंग लिख रहा हूँ उसको, क्लोजिंग एंडिंग एक ही चीज है, ठीक है। कितनी 16,000, ये लेस हो जाएगी क्योंकि ये बच गई हमारी, ये हमारी नहीं बिकी, तो हम इसको जो है वो उसमें कंसिडर नहीं करेंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल पे, क्योंकि सेल ये वाली 16,000 की इन्वेंट्री सेल हुई ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम इसको इसमें से भी निकाल रहे हैं ताकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सही है हमारा, ठीक है। तो जो इसमें से रकम आएगी वो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो अगर आप 1,15,000 में से माइनस कर दें 16,000 को, तो आपके पास बचेगा, आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 99,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 99,000, ठीक है। अब 99,000 को आप जब इसमें से लेस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। गलत स्पेलिंग लिख ली, GROSS, ग्रोस प्रॉफिट।
ठीक है। तो ये कितना बचा आपके पास। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट कंप्यूट करने के से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ बता दूं। ये क्वेश्चन में दरअसल 16 नहीं लिखा हुआ, ये 18 लिखा हुआ है। मैं अभी भी क्वेश्चन चेक किया, ये 18 लिखा हुआ है। दिस इज नॉट 16, ठीक है, 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 18,000 लेस करेंगे, ठीक है, नॉट 16,000। तो ये बन जाएगा 99,000 नहीं, 97,000, ठीक है। तो अब 97,000 हम उसमें से लेस करेंगे, किसमें से, 2,26,000 में से, ठीक है। 2,26,000 802 में से माइनस कर देंगे 97,000 को, ठीक है। 2,26,802 माइनस 97,000, तो क्या बचा हमारे पास 1,29,802, 1,29,802, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, ये ब्लैक पेन है, ब्लू पेन कहाँ गई, 1,29,802, ठीक है। ये आपका बन गया ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर वो एक्सपेंस जो कि हमारी जिसने मतलब जो कि इनकर्ड हुआ है सेल्स को करने में, ठीक है, यानी कि सेल्स करने में जो जो हमें एक्सपेंसेस हुए, चीज़ों को बेचने में, इन्वेंट्री को बेचने में जो जो हमें एक्सपेंसेस हुए वो हम उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हेल्प्ड अस इन रनिंग अवर ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से, और यहाँ पे हम इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैश नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, मर्चेंडाइज नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, परचेजेस नहीं, ये आ रहा सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस है हमारे पास 18,000 का, ठीक है। लेकिन यही नहीं, बल्कि यहाँ पे अक्रूड सैलरीज है 5,000 की, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस टोटल कितना हो जाएगा, देखो, अक्रूड सैलरी यानी कि सैलरीज पेबल, ठीक है। अक्रूड के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है पेबल, दूसरा मतलब होता है रिसीवेबल। बेसिकली अक्रूड का जो लिटरल मतलब होता है उसको हम कहते हैं ड्यू। कोई भी चीज ड्यू मतलब होना, रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग है, क्या क्या रिमेनिंग है, 5,000 रिमेनिंग। अब ड्यू कुछ भी हो सकता है, ड्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी और पेबल, ठीक है। तो बेसिकली जब भी अक्रूड लिखा हो तो उसका मतलब 5,000 ड्यू है, या तो फिर आना जो कि बाकी रहे हैं, या तो फिर जाना बाकी है, ठीक है, या तो फिर किसी को देने हैं, या तो फिर किसी से लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैलरीज एक्सपेंस में सैलरीज आप बेसिकली पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो उसका मतलब आपको देने हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये इसी महीने नहीं देने हैं। ये जो 18,000 है ना ऊपर जो लिखे हुए हैं, ये आपको इस महीने देने हैं, लेकिन ये आपको अगले महीने देने हैं। लेकिन इनकर्ड जो है यानी कि जो नजर आए वो इसी महीने ही नजर आए, ठीक है। इसी महीने इनकर्ड हुए हैं, तो इसका मतलब इसी महीने की पेमेंट जो है वो नेक्स्ट महीने होगी। 5,000 की सिर्फ 18,000 आपकी कैश पेमेंट इसी महीने ही दोगे, ठीक है। लेकिन आपका टोटल सैलरीज एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 23,000, ठीक है। तो हम 23,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सैलरीज एक्सपेंस। सबसे पहला हमारा एक्सपेंस आ गया सैलरीज एक्सपेंस, कितना 18 प्लस 5,000 कितना हो गया, ये हमारा 23,000, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा एक्सपेंस है हमारे पास। दूसरा एक्सपेंस है हमारे पास, ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब देखेंगे इसके अगेंस्ट तो हमारे पास कुछ ये रहा 10,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यहाँ पे कुछ गिवन है इसके अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट यानी कि हम एडवर्टीजमेंट ने हमें प्रीपेड ऑलरेडी पे कर दी थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है, मतलब किस तरह इसकी एडजस्टमेंट किस तरह होगी। लेट सपोज कि आप जो है अपने आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपने उसको जो है वो एडवर्टीजमेंट के पैसे दे दिए, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है आपके कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है। आपने उसको एडवर्टीजमेंट के पैसे दे दिए, बोला भाई ये 10,000 ले तू और एडवर्टीजमेंट करके आ, ठीक है, जाके। तो वो एडवर्टीजमेंट उसने की जाके, तो उसको खर्चा आया टोटल मिलाकर कुछ 50,000 का। वो आपके पास आया, बोला ये देखो ये क्या कहते हैं बिल है, और पूरा खर्चा आया एडवर्टीजमेंट का 50,000।
तो आप बोलोगे कि भाई क्यों मैं तुझे 50,000 क्यों दूं, मैंने तो 10,000 तुझे ऑलरेडी एडवांस दिए हुए थे। तो आप समझ रहे हो कि हम किस तरह जो है ये एडवांस को प्रीपेड चीज़ों को लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक्सपेंसेस को घटा देती हैं। अब यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस 450,000 होना था, लेकिन प्रीपेड एडवर्टीजमेंट की वजह से आपका ये एक्सपेंस घट के 40,000 हो गया, क्योंकि आप 10,000 उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो। आप पागल तो नहीं है ना जो उसको 50,000 पे करोगे, यानी कि 10,000 दोबारा पे करोगे। 10,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो जिसकी वजह से आप उसको लेस कर दोगे 50,000 में से। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज हुई है कि यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपके पास आया 10,000, लेकिन आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 4,000। तो कितना आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा? टोटल 6,000, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है काफी बड़ी हो गई है, 30 मिनट से ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 6,000, ठीक है। अब हम हमारे दूसरे एक्सपेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का? 6,000 का, ठीक है। इसके अगेंस्ट कोई यहाँ पे एडजस्टिंग दी हुई है तो नहीं है कि कोई भी, ठीक है। तो अब इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज ही लिख लिया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एक्सपेंसेस को ढूंढने। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के अलावा जो आखिरी एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है वो है यहाँ पर बिल्डिंग रेंटल एक्सपेंस, ठीक है। बिल्डिंग लिए रेंट पे, तो उसका रेंट एक्सपेंस पे क्या है? 9,000, ठीक है। ये भी एज इट इज आएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। दूसरा तो हमारे पास ये एक्सपेंस आ गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ये यहाँ पे 20% और लॉस ऑफ बेड डेट आ गया 5%, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इसकी जो अगर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाने जाओगे तो इसकी कैसे बनेगी? एडजस्टिंग एंट्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। 20% फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे इक्विपमेंट है, आई थिंक इक्विपमेंट है, और दूसरा कोई है फिक्स्ड एसेट, तो दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, इक्विपमेंट ही है। तो इक्विपमेंट है मेरा 20,780 का, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, डेप्रिशिएट करूंगा इसको, तो कितना आ गया? 2,078 रुपीज। अच्छा सॉरी, ये 20% है, ये जो है वो, ठीक है। तो 4,156 ये हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाकी तमाम एक्सपेंसेस लिख लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा 4,156 है, और बेड डेट एक्सपेंस जो है हमारा 5% निकाला है कैसे पे? अकाउंट रिसीवेबल पे। अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे 15,360। जिस तरह कैलकुलेशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया इसी तरह ये भी कैलकुलेट होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट की जगह पे आप अकाउंट रिसीवेबल से 5% निकालोगे, तो ये आ गया हमारे पास 768 रुपीज, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कोई और एक्सपेंसेस तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अदर इनकम में है कमीशन इनकम, ठीक है, जो कि कितनी है? 2,000। तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन इनकम जो कि 2,000 है। अब तो ये जो तमाम जितने भी एक्सपेंसेस है इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और जो अदर इनकम है हमारे पास कमीशन इनकम आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ कि पहले देखते हैं कि पहले यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं है कहीं पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये ऑलवेज होता है इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस, तो यहाँ पर इंटरेस्ट या टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। वरना EBIT पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस, ठीक है। तो अब हमारे पास डायरेक्ट अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। होपफुली प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं प्रॉफिट लिख लिया है, वरना फिर काट के लॉस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, मेरे पास रकम है, ग्रॉस प्रॉफिट है 129,822, ठीक है। 129,822 में से पहले मैं माइनस करूंगा अपना 23,000 सैलरीज एक्सपेंस, फिर माइनस होंगे हमारे पास 6,000 इंश्योरेंस, फिर माइनस होगी हमारे पास एडवर्टीजमेंट जो कि 6,000 है, ठीक है। फिर माइनस होगी हमारे पास डेप्रिसिएशन जो कि 4,156 है, और फिर माइनस होगी हमारे पास बेड डेट जो कि 768 है, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे 2,000 को, ठीक है। एक्चुअली में हमने यहाँ पे बिल्डिंग रेंटल एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं डाली, ठीक है। तो बिल्डिंग रेंटल एक्सपेंस बच गया है हमारा, बिल्डिंग रेंटल, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है ये 9,000 आ जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस में है। तो अब हम इसमें फिर से 9,000 और मजीद माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 9,000 और हमने यहाँ पे माइनस किया, तो ये हो गया हमारे पास 82,878, ये आ गई हमारी नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितनी? 82,878, 82,878,
878, ठीक है। So seriously, thank you very much for watching this video. Have a great day, and we will make balance sheet in the next video, ठीक है। So अल्लाह हाफिज़ for now. बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम फिर से इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैंने कमीशन इनकम रिसीवेबल जो है ना, यहाँ पर ये वाली कमीशन इनकम रिसीवेबल ये ऐड होनी थी इसमें कमीशन इनकम में, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रिसीवेबल है, यानी कि ये हमें आनी है, ये भी हमारा रेवेन्यू है, ये अनकलेक्टेबल्स हैं हमारे, ठीक है, चूँकि हम हमारे रेवेन्यू होते हैं जो मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्री में बताई, ठीक है। तो ये जो है वो ऐड होना था किसमें, कमीशन इनकम में, लेकिन मैंने यहाँ पे कमीशन इनकम 2000 ही लिख ली है, ठीक है। तो मैं एंड में इसको ऐड कर दूंगा जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो मैंने इसमें 4300 ऐड कर दिया, तो मेरा ये अब नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 87,178, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल के आइटम्स होते हैं वो तमाम चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कैश के रिगार्डिंग कोई एंट्री तो पास नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई भी एंट्री कैश के रिगार्डिंग पास नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। कैश आएगा कितना, पहले हम जो है वो करंट एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है, करंट एसेट्स सारे लिख रहे हैं, फिर हम जो है फिक्स्ड एसेट की तरफ या नॉन करंट एसेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कैश कितना है हमारा 49,194, 49,194, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। कैश हमने लिख लिया, इस पर 109 लगा लेते हैं। दूसरा है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, कितना 15,360, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए मैं जो है वो AR लगा रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल। तो ये कितना है हमारा 15,360, ठीक है। अब इसमें से हम लेस करेंगे हमारे बेड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है, बेड डेट्स अलाउंस फॉर बेड डेट, सॉरी, क्योंकि बेड डेट एक्सपेंस तो इनकम बेड डेट एक्सपेंस जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, अलाउंस फॉर बेड डेट्स वो बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो अलाउंस ऑफ बेड डेट्स यहाँ पे लेस होगा। अलाउंस ऑफ बेड डेट हमारे पास कितना है, सेम एज इट इज उतना ही है जितना हमारे पास इनकम बेड डेट एक्सपेंस था, ठीक है। तो बेड डेट एक्सपेंस हमारा यहाँ पे कितना आया था, बेड डेट एक्सपेंस, ये रहा बेड डेट एक्सपेंस 768, तो बेड डेट एक्सपेंस था हमारा 768, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल 15,360 माइनस 768, तो ये आ गया हमारा 14,592, 14,592। अब मैं इसको यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से एसेट हैं। अकाउंट रिसीवेबल हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है ना ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, एंडिंग उठाएंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि देखो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ओपनिंग थी ना वो आपने उसमें परचेजेस ऐड वगैरह करके सब कुछ सेल कर दिया, बचा वो जो आपके पास एंडिंग में है, ठीक है। यानी कि अपने परचेजेस किए, ठीक है, फिर जितनी भी इन्वेंट्री थी आपने वो तमाम की इन्वेंट्री में से कुछ हिस्सा सोल्ड कर दिया, और जो बच गया उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री एट द एंडिंग। अब जो बच गया वो आपके पास है, तो आप इसको एज अपनी एसेट डिक्लेयर करोगे और एसेट साइड पे लिख दोगे, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास कितनी है 18,000, तो यहाँ पे हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख लेंगे 18,000 की, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा कोई ऐसा जो कि करंट एसेट जो कि हमारे पास यहाँ पे, तो इक्विपमेंट तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। परचेजेस ये तो हमने एडअप कर दिए थे अपने मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री में, ये एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट सैलरीज भी एक्सपेंस है, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पर तो अभी कोई भी नहीं है, ठीक है बहरहाल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कमीशन रिसीवेबल है, ठीक है। ये हमारा जो है रिसीवेबल है, तो उसको भी हमें बिल्कुल ही अकाउंट रिसीवेबल की तरह ट्रीट करेंगे, और 4,300 यहाँ पर हम इससे एंट्री बना देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, इसको मैंने फिर से इसमें कमीशन इनकम में क्यों नहीं एडअप किया, ठीक है। तो रीज़न ये है कि ये जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, और ये जो है ना बेसिकली एक एडजस्टिंग एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री की सूरत में है, जिसमें हम जो है वो अनकलेक्टेड रेवेन्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे तो ये क्या होगा कि इनकम रिसीवेबल
डेबिट हो जाएगा और इनकम रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट में जो जा रहा है ना वो इनकम रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है, और इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल जा रहा है, ठीक है, और जो बैलेंस शीट में जा रहा है ना वो इनकम रिसीवेबल जा रहा है, और जो यहाँ पर गया ना वो इनकम रेवेन्यू था जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में गया, ठीक है। तो हम जो इनकम रिसीवेबल, क्योंकि इनकम रेवेन्यू था, कमीशन इनकम रेवेन्यू था और ये भी कमीशन इनकम रेवेन्यू है, तो उन दोनों को हमने एडअप कर दिया हमारी इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो रिसीवेबल है, ठीक है, इनकम रिसीवेबल है, क्योंकि आप क्या करो कि पहले इन सब की जर्नल एंट्रीज मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज बना लो, ठीक है, तो फिर ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हर एंट्री के 2 इफेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। अब लाजमी नहीं कि वो 2 इफेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, एक बैलेंस शीट पे हो, एक इनकम स्टेटमेंट पे हो सकता है कि दोनों इफेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हर एक एंट्री का 2 इफेक्ट होता है, यहाँ पर एडजस्टिंग में एक इनकम स्टेटमेंट में होता है और दूसरा बैलेंस शीट पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे वो इनकम रिसीवेबल लिखेंगे कितने 4300 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन इनकम, ठीक है, 4300। अब देखते हैं हमारा दूसरा एसेट क्या है। दूसरा यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितनी 4000 की, ठीक है, प्रीपेड वही एडवांस में जो मिली तो ये हमारा एसेट होगा, ठीक है। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितनी 4000 की, ठीक है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितनी 4000 की, ठीक है। ये आ गई प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। फिर हमारे पास कौन सा एसेट है, फिर आई थिंक यहाँ पर हमारे पास और कोई एसेट नहीं बचा, तो हम इसको टोटल करंट एसेट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल करंट एसेट कितने हो गए, इनको सम कर लेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और इन सबको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जब इन सबको सम किया तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 90,086 रुपीज़, ठीक है, 90,086 रुपीज़ हमारे टोटल करंट एसेट्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स पर या नॉन करंट एसेट पे, ठीक है, नॉन करंट एसेट, CA मतलब करंट एसेट, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहला है तो है इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट 20,780 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम ये इक्विपमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ गया था हमारा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गया इनकम स्टेटमेंट में, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट में, ठीक है। ALL फॉर DEP कितना निकलेगा, उतना ही जितना हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर देख लेते हैं कितना हमने निकाला था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था हमने 4156 रुपीज़, ठीक है। सो 4156 यहाँ पे हम लेस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा 780 माइनस 4156, तो ये आ गया हमारे पास कुछ 16,624, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं और कोई फिक्स एसेट तो नहीं है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कोई फिक्स एसेट नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये रहा एक और फिक्स एसेट मिल गया, लैंड कितना 82,000 का, 82,000 का हमारे पास लैंड भी है, ठीक है। अब याद रखो कि हम याद है जब हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा होता है कि टोटल फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकालो, तो हमने लैंड का नहीं निकाला था, ठीक है, क्योंकि लैंड का हम क्या डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पुरानुदगी, ठीक है, मतलब चीज़ जब पुरानी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू गिर जाती है, वो अपनी वैल्यू लूज़ कर जाती है, लेकिन लैंड कभी भी अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो पुराना नहीं होता है लैंड। अब अर्थ तो कितने साल पुरानी है, अर्थ का पता नहीं कब बनी, कब तक चलेगी, तो जिसकी वजह से हम लैंड को जो है वो डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पुरानदगी नहीं आती है। क्योंकि अगर आप उसको डेप्रिशिएट करने बैठोगे तो पहले सोचो कि कब बनी थी अर्थ, ठीक है, फिर उस ज़माने जब बनी थी अर्थ तब से लेके आज तक जितना भी दौर गुजरा उस दौर पे पूरा डेप्रिशिएट करो, और मतलब आप उसको फिर लैंड को आप स्क्रैप भी नहीं कर सकते हो, तो अगर स्क्रैप नहीं निकाल सकते हो तो जाहिर सी बात है ये डेप्रिशिएट नहीं हो सकती है, ठीक है। और लेकिन इक्विपमेंट बिल्डिंग ऐसी चीज़ें जो है डेप्रिशिएट हो सकती हैं, तो आप उसको जो है डेप्रिशिएट करोगे। तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, लेकिन इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो लैंड हम यहाँ पे लिख लेंगे
फिक्स्ड एसेट में कितना है हमारे पास, लैंड कितना था, लैंड था हमारे पास 82,000 का, ठीक है। तो ये आ गया 82,000, ठीक है। नॉर्मली लोग जो है वो टोटल फिक्स्ड एसेट यहाँ पे लिख के फिर जो है टोटल करंट एसेट से प्लस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी, तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट टोटल करंट एसेट से एडअप कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल एसेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर 90,000, सॉरी हाँ या 90,086 प्लस 16,624 प्लस 82,000, तो ये जो है वो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1,88,710। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा 1,88,710, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल की साइड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं हमारी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर तो एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डिस्काउंट, परचेजेस, ये अकाउंट्स पेबल मिल गया हमें। अकाउंट्स पेबल कितना है हमारे पास 17,695, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट्स पेबल लिख लिया। अब हम देखेंगे दूसरी लायबिलिटी हमारे पास कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी लायबिलिटीज़ यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट सैलरीज हैं, ठीक है, 5,000 की। तो ये सैलरीज पेबल है, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको इसकी एडजस्टेड एंट्री बना के दिखाई थी कि सैलरीज पेबल और सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस गया कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में, और ये सैलरीज पेबल कहाँ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये आ गई सैलरीज पेबल, ये सैलरीज पेबल कितनी 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5,000 लिख लिया। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो अब यहाँ पे हम टोटल लायबिलिटी लिख लेते हैं, ठीक है, टोटल लायबिलिटीज़, और इनकी टोटल इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगी 17,695, ये है ना 17,695 प्लस 5,000, तो ये कितनी हो गई हमारे पास 22,695, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम कंप्यूट करेंगे हमारे पार्टनर का कैपिटल, ठीक है। तो क्या नाम है पार्टनर, मतलब ओनर का, ठीक है, जिसकी हम बना रहे हैं। तो क्या नाम है इसका, यासीन ब्रदर, ठीक है। तो यासीन कैपिटल कितना है हमारे पास, तो उसमें देखते हैं हमारे पास यासीन का कैपिटल कितना है। कैपिटल है हमारे पास यासीन का 85,321, ठीक है, 85,321 सॉरी 81,312, 81,312, ठीक है। ये आ गया हमारा यासीन का कैपिटल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी इनकम, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो हमसे ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना का हुआ है हमारे पास 87,178, ठीक है, 87,178, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स को, जो इसने ड्राइंग्स की हैं, ठीक है, विड्रॉस किए हैं जो इसने। तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कितनी हुई है 6,475, ठीक है, 6,475। ये माइनस में, तो उसके आगे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबका सम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी टोटल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है, L+C लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। सम में किसका करूँगा, इन तीनों रकम को प्लस कर दूंगा और उसको माइनस कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उससे, ठीक है। तो हमारे पास ये कैलकुलेटर आ गया। अब हम इसको सम करते हैं 22,695 प्लस 81,312 प्लस 87,178, और फिर हम इसको माइनस कर देंगे 64,75 से, ठीक है। तो हमारा आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, क्योंकि ये
जो है वो 85 था, मैंने यहाँ पे 81 लिख लिया था गलती से, ठीक है। तो हम इसको फिर से करेंगे, ठीक है। 22 695 प्लस 85 12 प्लस 87 178 माइनस 64 एंड 75, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 1,88,710, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या हो गया था कि मैंने यहाँ पे 85 112 लगा दिया था, 3 नहीं लगाया था, बल्कि यहाँ पर 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके और आंखें खोल के काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। सो ऑल्सो दिस वीडियो इज़ finished. Thank you for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.